आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो है ये वीडियो जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ वो उसमें एक भी गलती अगर आप करोगे तो हो सकता है आपका जो नाइपर का ड्रीम है वो टूट सकता है। खैर मैं ऐसा पेसिमिस्टिक बातें नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि जो कुछ भी करना है, अभी भी बहुत टाइम है काउंसलिंग के लिए। ऑलमोस्ट 20 डेज के आसपास है, राइट? तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको अभी करना होगा। तो ये है वीडियो डॉक्यूमेंट्स लेके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा नाइपर के काउंसलिंग के टाइम, ठीक है? और काउंसलिंग के टाइम पे क्योंकि अगर एक डॉक्यूमेंट भी अगर आप लेना भूल गए हो, क्योंकि दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी फिजिकल काउंसलिंग, नॉट ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप के सामने बैठ के काउंसलिंग करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती भी हो जाए तो वो सुधार लोगे तुरंत जाके, क्योंकि उस टाइम आप घर पे रहते हो। पर इस टाइम फिजिकल काउंसलिंग गुवाहाटी जाके आपको ये सब करना पड़ेगा। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाना, लेना भूल गए हो या फिर लेके गए हो पर वो गलत, नॉट एज पर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, या फिर डीडी जो लेके जाना है, राइट? क्योंकि इस बार पेमेंट डीडी से होने वाला है। तो डीडी कैसे बनाना है वो भी मैं ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना वीडियो को। और ताकि डीडी में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लिखना कैसे है, राइट? तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन भी है, मेरे को पूछ रहे थे कि डीडी कैसे बनाए, कैसे करें सब कुछ। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना है अलोंग विद डीडी प्रोसेस एंड ऑल, सब कुछ ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टाइम ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो जो पीएचडी कैंडिडेट्स भी है उसी के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना ये मास्टर्स के लिए है और ये पीएचडी के लिए है। पूरा सेम टू सेम है, मैं एक ही कलम का बात करूंगा, दूसरा कॉलम पूरा सेम है, ठीक है? टेंशन लेने का बात नहीं है, सब कुछ सेम है। देर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन मास्टर्स एंड पीएचडी, ओके? अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुन लेना। तो अभी मैं बात कर ले तो पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा, ये सब मिस मत करना। गुवाहाटी जाना पड़ रहा है आपको, एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हो जाए तो आप घर तो वापस आ नहीं सकते हो, राइट? तो हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद द रैंक कार्ड ऑफ नाइपर जेई 2024। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, राइट, मतलब जो अप्लाई किए थे नाइपर के लिए, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका हार्ड कॉपी, उसके साथ साथ रैंक कार्ड। जो रैंक कार्ड अभी आपको मिला है वो रैंक कार्ड होप सब लोगों ने डाउनलोड करके रख दिया है, राइट, गैलरी में। तो उसका प्रिंट आउट निकल लेना, क्योंकि उसका तो ओरिजिनल होता नहीं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी मिला है, राइट? तो उसका प्रिंट कॉपी निकल लेना। तो वो हो गया रैंक कार्ड और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों हार्ड कॉपी, मतलब प्रिंट करके निकल लेना। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है बर्थ सर्टिफिकेट और एसएससी सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो बर्थ सर्टिफिकेट और एसएससी सर्टिफिकेट और क्यों दिया है, क्योंकि एसएससी सर्टिफिकेट जो है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जो क्लास 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, तो उसमें उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, राइट, तो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड रहता है। तो बहुत लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट घूम जाता है या फिर नहीं रहता। तो ये जो एसएससी सर्टिफिकेट है ये एज ए बर्थ सर्टिफिकेट काम करता है। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये भी है कि मेरे पास तो एसएससी सर्टिफिकेट नहीं है। आई थिंक सारे बोर्ड ही सर्टिफिकेट देता है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं होगा नहीं कि जो 10वीं पास करने के बाद बस एडमिट कार्ड मिला है या रिजल्ट मिला है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अगर ऐसा हो सकता है, तुम ध्यान से देखना तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, तो वो भी चलेगा, राइट? या फिर सीधा सीधा बर्थ सर्टिफिकेट लेके चला जाना, ये दोनों में से कोई भी एक, दोनों नहीं चाहिए। पर फॉर द सेफ साइड, क्योंकि इस बार जाना पड़ रहा है फिजिकल काउंसलिंग, मैं बोलूंगा दोनों को लेके जाना, क्योंकि साथ में रखने का क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट एंड एस सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना। ये हो गया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। फिर मैं आता हूँ तीसरा डॉक्यूमेंट, जो है कि प्रोविजनल और फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये बोलते हुए ही आपको पहला जो सवाल आया होगा माइंड में, वो मेरे को पता है कि मेरे को तो अभी फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट मिला नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का अभी 8th सेम का एग्जाम हुआ है या फिर चल रहा है। तो वो तो सवाल ही नहीं बनता कि क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है, राइट? कॉलेज से 2-2.5 महीने लग जाता है या फिर मिनिमम 1 मंथ, जिसका 8th सेम कंप्लीट हो चुका है। तो वो तो 90% स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, एक्सेप्ट रिपीटर्स। तो ये इस केस में क्या होगा, जो एनेक्सर 6 दिया गया है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे याद होगा मैं कुछ स्टूडेंट्स को बोला भी था कि एनेक्सर में ये भरना पड़ता था, मतलब
एनेक्सर 6 जो है ना, वो भर के एप्लीकेशन में ही डालना होता था। बहुत लोग डालना भूल गए। नाइपर के एग्जाम के लिए जब फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम ये डालना उधर लिखा हुआ था कि अगर क्वालिफाइंग डिग्री नहीं है तो ऐसा डालो। मैं अभी दिखा देता हूँ एनेक्सर 6 का, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म फिलिंग के टाइम पे नहीं डाला, फिर भी नाइपर अलाउ किया है एग्जाम देने के लिए सबको। मैं बोला ही था अगर नहीं भी डालोगे अभी के लिए एग्जाम देने के लिए तो सबको अलाउ करेगा, पर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब मिस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाला नाइपर, राइट, क्योंकि वो मेन होता है। तो एनेक्सर 6 क्या है मैं वो दिखा देता हूँ। तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, जो नाइपर जेई 2024 इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वही है ये। तो एनेक्सर 5 हो गया, अभी एनेक्सर 6 में आते हैं। तो एनेक्सर 6 ये है, एनेक्सर 6, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट इन लीव ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट। मतलब जिसके पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, जो हालांकि 90% स्टूडेंट्स के पास ही नहीं होगा, तो उसको ये जो ये है, ये एनेक्सर है, जिसका हो गया एनेक्सर 6 रेडी हो गया उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जिसको अभी तक नहीं हुआ है, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डालना भूल गए थे या फिर नहीं डाला है, तो आई आई फिर आपका नेम इधर लिखना होगा, फिर सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ ये लिखोगे, गार्जियंस का नाम, फिर रिसाइडिंग एड्रेस दोगे, आपका जो एड्रेस है इधर एड्रेस देने के बाद इधर लिखा हुआ है फुली अवेयर दैट द नाइपर जेई एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 offered to me based on my merit in the NIPER JEE 2024 exam is provisional subjected to submission of valid documents। और इधर पे ये सब मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। मैं कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं ये क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जब मेरा कॉलेज से मिल जाएगा मैं जरूर सबमिट कर दूंगा नाइपर को। पर अगर मैं सबमिट नहीं कर पाया तो मेरा जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। आई एम अवेयर दैट इन द इवेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ माई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू द पीजी और पीएचडी प्रोग्राम आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द फीस पेड एक्सेप्ट कॉशन डिपॉजिट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द जी ब्रोचर। जो कॉशन मनी है सिक्योरिटी डिपॉजिट 27,000 के आसपास जो रिफंडेबल होता है वही बस रिफंड किया जाएगा, बाकी सारे पैसा रिफंडेबल नहीं किया जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन आपको करनी होगी। तो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन भी है इधर, जो आपका पेरेंट या फिर गार्जियन जो भी हो, मदर फादर, तो उसके नेम वो मेंशन करेगा, उनके नेम, और hereby fully endorse the above undertaking declaration given by my son और daughter। तो मेरे जो बच्चे ये जो डिक्लेरेशन भरे हैं फॉर्म, तो वो मैं पूरा एग्री करता हूँ। फिर सिग्नेचर करना होगा, आपको पेरेंट्स को सिग्नेचर करना है, मदर फादर और एनी गार्जियन, फिर डेट। तो ये एनेक्सर 6 आपको भर के लेके जाना पड़ेगा, राइट, विद गार्जियन सिग्नेचर। तो इसके बाद मैं फिर से वापस आता हूँ डॉक्यूमेंट में। तो ये हो गया एनेक्सर 6, मतलब तीसरा वाला डॉक्यूमेंट ये हो गया। और पीएचडी के लिए भी सेम ही है, एनेक्सर 6 जैसा मैं बोला वैसा ही। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ चौथा, 4th नंबर वाला डॉक्यूमेंट, वैलिड क्वालिफाइड जीपैट एंड गेट और एनी नेशनल फेलोशिप सर्टिफिकेट। तो जिसके जिसके पास गेट का फेलोशिप सर्टिफिकेट है, मतलब गेट क्वालिफाइड है, उसका भी चलेगा। जीपैट तो अभी तक आए नहीं, पर आपको जो काउंसलिंग डेट दिया गया है 14-15 उस हिसाब से ही देख के दिया गया है, क्योंकि जैसा एनबीएमएस बोला है कि 8 जुलाई जीपेट 8 जुलाई के अंदर अंदर जीपेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका जीपेट का जो रिजल्ट होगा, अगर आप क्वालिफाई होगे तो जरूर उसको जो स्कोर कार्ड है जैसा डाउनलोड किया वैसा स्कोर कार्ड डाउनलोड करके एक प्रिंट निकाल के उसको लेके जाना है, क्योंकि ऐसा तो हार्ड कॉपी मिलता नहीं है, राइट। एनबीएमएस की तरफ से आपको हार्ड कॉपी तो दिया नहीं जाएगा जीपेट स्कोर कार्ड, तो जो सॉफ्ट कॉपी मिलेगा उसको ही प्रिंट करके लेके जाना है। फिर मैं आता हूँ 5th वाला डॉक्यूमेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक खास करके रिजर्वेशन जिसका है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए। जो जनरल अनरिजर्व्ड है वो ये पार्ट थोड़ा स्किप कर सकते हो। तो ओबीसी के लिए पहले बता दूं, वैलिड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, तो आपको नॉन क्रीमिलियर एनसीएल जिसको बोला जाता है वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और खास करके ये पॉइंट ध्यान से सुनना, इशूड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर दैट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ये लास्ट बार लिखा हुआ नहीं था। बहुत लोगों को फिनेंशियल ईयर समझने में भी दिक्कत आ रहा था कि फिनेंशियल ईयर होता क्या है। लोगों को ऐसा लगता था कि फिनेंशियल ईयर 2023-2024 मतलब
23 जनवरी से दिसंबर तक एक फाइनेंशियल ईयर, फिर 2024 का जनवरी से दिसंबर एक फाइनेंशियल ईयर, जैसा एक साल होता है वैसा नहीं है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल होता है मार्च टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। और ये लेके लास्ट बार भी मैं ग्रुप में था, उसमें भी बहुत डिबेट चल रहा था, नहीं फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं होता है, जनवरी टू दिसंबर ही होता है। तो ये डिबेट सब कुछ खत्म करता हूँ मैं ये बोल के, फाइनेंशियल ईयर जैसा इधर लिखा भी हुआ है, अभी तो मान जाओगे ना फाइनेंशियल ईयर मार्च टू मार्च ही होता है। तो इधर लिखा हुआ है कि 2024 फर्स्ट अप्रैल के बाद ओबीसी सर्टिफिकेट इशू कराना होगा आपको। उसके पहले अगर इशू कराए हो, क्योंकि नॉन क्रिमिनल ईयर का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो एक साल ही वैलिड होता है, ये फिर से 2025 अप्रैल के बाद इनवैलिड हो जाएगा, मार्च के बाद। ठीक है, तो अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल ईयर भी है तो ये देख लेना कि जो इशू किया है ना वो ग्रुप ए ऑफिसर, आई मीन गैजेटेड ऑफिसर, तो वो फर्स्ट अप्रैल के बाद है कि नहीं वो सिग्नेचर। अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, जाओ करा के आओ, एक दिन ही टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन हो सकता है। ठीक है, और पीएचडी के लिए भी सेम है। उसके बाद मैं बात कर लूँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये भी सेम है, इशूड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2024। तो फर्स्ट अप्रैल के बाद ही आपको ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू कराना होगा। फिर एस टी सर्टिफिकेट के लिए कुछ डेट नहीं दिया गया, क्योंकि इसका कुछ ऐसा वैलिडिटी नहीं रहता है, एक बार एस टी सर्टिफिकेट होता है तो वो परमानेंट होता है। और वो भी बोल दूँ कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछ रहे थे कि ओबीसी करंट जो कोलकाता हाई कोर्ट ने ये दिया है, वर्डिक्ट दिया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जितना सारा है वेस्ट बंगाल का वो सारे कैंसिल कराया जा रहा है। उसके लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम में है कि ये नाइपर में अलाउ करेगा कि नहीं। उसके लिए मैं बता दूं ये नॉन क्रिमिलियर है, और ये नॉन क्रिमिलियर जो लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में अगर आपके सरनेम है तो वो जेन्युइन है, उसके लेके टेंशन मत लो, एनसीएल सर्टिफिकेट नाइपर अलाउ करेगा अगर आपके पास है तो। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट के पास अगर नॉन क्रीमिलियर ऐसा हुआ कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, नाइपर एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे एनसीएल डाला था, पर अभी वो एनसीएल नहीं बना सकते, किसी भी हालत में नहीं बना सकते एनसीएल, उसको समझ में आ गया, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो सोच रहा है कि उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तुमको एज ए जनरल कैटेगरी का अंडर कंसिडर किया जाएगा जब तुम काउंसलिंग करने के लिए जाओगे। समझ गए हो? अभी मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, छठा सर्टिफिकेट 6 नंबर, अगर तुम्हारा डिसेबिलिटी कुछ सर्टिफिकेट है तो वो पीडब्ल्यूडी उसके अंडर आएगा। तो 40% दिखाना होता है, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी दिखाना है, या फिर मोर देन 40%। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। उसके बाद मैं आता हूँ 7, तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, ये स्पॉन्सरशिप होता है, कोई भी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी अगर स्पॉन्सर करता है स्टूडेंट को, पीएचडी के लिए होता है ज़्यादातर, तो जो भी है, तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये, जिसको स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा है उसको लगेगा नहीं। उसके बाद मैं आता हूँ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड एट द सेम टाइम द मोस्ट डिमांडिंग पॉइंट, पेमेंट फी। नाइपर काउंसलिंग के टाइम पे फी कैसे पेमेंट करोगे? बाय द हेल्प ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अब ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं बोल दूँ, डिमांड ड्राफ्ट होता है सबसे सेफेस्ट मेथड। जो भी नेशनल लेवल या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट, जो भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है उसमें डिमांड ड्राफ्ट ही चलता है, उसमें ऐसा पेटीएम नहीं चलता है। ठीक है, या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी यूपीआई बहुत पॉपुलर है, फिर भी उस हो सकता है, क्योंकि आपको कितना पेमेंट करना होगा, 1,05,000, राइट? तो 1,05,000 वो हो सकता है उसमें थोड़ा पेंडिंग हो जाए, 48 आवर्स लग जाए पेंडिंग को सॉल्व करते करते, फिर हो सकता है बहुत कुछ इश्यूज आ सकता है। डिमांड ड्राफ्ट होता है बहुत सेफेस्ट मेथड। तो अभी इसको बनाना कैसे होता है, तो मैं चलो आपको दिखाता है डिमांड ड्राफ्ट होता कैसा है, उसका इमेज दिखाता हूँ। तो ये है डिमांड ड्राफ्ट, ये देख पा रहे हो आप, डिमांड ड्राफ्ट ऐसा लिखा हुआ है। तो जब बैंक में आप जाओगे, जो भी अकाउंट है आपको, डिमांड ड्राफ्ट 3 तरीके से बनता है, एक तो अकाउंट बैलेंस, दूसरा होता है कैश, तीसरा होता है चेक। ये तीनों तरीके से डिमांड ड्राफ्ट बनाया जा सकता है। पहला जो ऑप्शन मैं बोला, अकाउंट बैलेंस, उसमें सपोज अगर आपको 1 लाख पेमेंट करना होगा थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, तो अगर आपको आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रहना जरूरी है, या फिर मोर देन 1 लाख। अगर आप चाहते हो कैश लेके, जिसके पास अकाउंट नहीं है, आप तो सबके पास ही अकाउंट होते हैं, फिर भी इफ यू डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट, देन कोई भी एक बैंक में जाओ, एसबीआई हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, बैंक में जाके पैसा डालो। अगर 1 लाख डिमांड ड्राफ्ट करना है तो 1 लाख पैसा दो, कैश डिपॉजिट करो, फिर बोलो कि मेरे को 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए।
तो वो लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर डिमांड ड्राफ्ट दे देगा। वो एक फॉर्म देगा, आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, और क्या है, और चेक होगा। तो चेक में भी आप, मतलब सपोज आपके पास पीएनबी का बैंक है, जरूरी नहीं कि आपको एसबीआई के बैंक रहना चाहिए। अगर पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें चेक निकालो, एक 1 लाख का चेक। फिर जाओ एसबीआई में जाओ, फिर एसबीआई में जाके फिर बोलो कि ये है मेरा 1 लाख का चेक, इसमें से मेरे को डिमांड ड्राफ्ट दो, 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए मेरे को। तो वो चेक ले लेगा, फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट देगा 1 लाख का। तो ये 3 ऑप्शन है। इसके अंदर सबसे अच्छा जो कन्वेंशनल मेथड है, जो मतलब सबसे ज़्यादा फॉलो होता है, वो होता है अकाउंट बैलेंस। और जो कैश बोला, वो कैश 50,000 के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नाइपर में, यहाँ तो 1 लाख अगर आपको पेमेंट करना होगा, मैं दिखाऊंगा एग्जैक्ट कितना पेमेंट करना होगा। 1,05,000 पेमेंट करना होगा। मैं एग्जैक्ट दिखा देता हूँ थोड़ी देर बाद, कितना 1,05,000 कितना मैं दिखा देता हूँ। तो 1,05,000 के ऊपर आपको अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे कैश नहीं चलेगा, क्योंकि कैश में 50,000 के ऊपर नहीं होता है। तो 1,05,000 आप बैंक में जाओ और फिर बोलो कि मेरे बैंक में इतना है। तो एक डिपॉजिट स्लिप देगा, विदड्रॉइंग स्लिप सॉरी, जिसमें 1,05,000 के मैं विदड्रॉ करना चाहता हूँ, और डिमांड ड्राफ्ट ये फिल करना पड़ेगा। अभी कैसे फिल करना पड़ेगा, इधर देखो लिखा हुआ है कि ऑन डिमांड पे, मतलब आप किसके फेवर में ये पेमेंट करना चाहते हो। मतलब इधर देखो लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। इधर देखो लिखा हुआ है कि जो ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ द अमाउंट आर एस फीस, मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट बता दूंगा, वही लिखना। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दिया हुआ है, प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट इन द ब्रोचर, ये मेंशन किया हुआ है ब्रोचर में। इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी, नाइपर गुवाहाटी के डायरेक्टर के फेवर में ये पेमेंट होगा। पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चांसगाड़ी ब्रांच, जो भी है ब्रांच कोड दिया हुआ है। तो ये जो देख रहे हो इधर ऑन डिमांड, तो किसके फेवर में, नाइपर डायरेक्टर जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखना। स्पेलिंग मिस्टेक होना नहीं चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी ब्रांच कोड में थोड़ा भी गलत है, क्योंकि इसमें नेम भी लिखना पड़ेगा और ब्रांच कोड जैसा दिया गया वैसा ही, नाइपर गुवाहाटी ब्रांच, किसको पेमेंट करना है और कौन से बैंक में ये जा रहा है, तो वो इधर लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल करा देगा, डिमांड ड्राफ्ट लास्ट में कैंसिल हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो ये ध्यान से लिखना। और ऑर्डर रुपीज, अभी कितना अमाउंट पेमेंट करना है, तो वर्ड्स में लिखना है, 1,05,000 वर्ड्स में लिखना है। फिर अमाउंट, इधर अमाउंट डाल देना 1,05,000 करके, ऐसा ठीक है, ऐसा डाल देना। तो मैं क्या ही लिख रहा हूँ, ये 1,05,000 जो भी हो, तो 1,05,000 इधर डिजिट में लिख देना। तो ये हो गया आपका डिमांड ड्राफ्ट रेडी। फिर इसमें एक कोड रहता है जो यूनिक होता है, ये कोड यूनिक रहता है, तो ये लेके आपको जाना पड़ेगा नाइपर गुवाहाटी। तो ये हो गया 1,05,000, वो जिधर इसके साथ भी डिपॉजिट स्लिप भी रहेगा अटैच। फिर लेके जाना और नाइपर गुवाहाटी में ये आपको सबमिट करना होगा जब आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना एग्जैक्ट कितना पेमेंट करना होगा, मतलब उधर जो फी पेमेंट है उधर एग्जैक्ट कितना अमाउंट लिखना है। तो ये है फी स्ट्रक्चर। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये एम फार्म एम टेक के लिए है। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ एमबीए के लिए, क्योंकि एमबीए के लिए फीस पेमेंट, क्योंकि उसका थोड़ा फीस ज़्यादा है, तो उसके लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। तो एमएस फार्म, एम फार्म एंड एम टेक के लिए फीस कितना है, तो ये सब कुछ है अलग अलग से, हॉस्टल एडमिशन, एलुमनी फंड, एडमिशन फीस, सब कुछ अलग अलग लेके जो टोटल ए में क्या हो दिखा देता हूँ, ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो जो टोटल ये है एडमिशन फीस 52,496, ये है एक्चुअली तुम्हारा एडमिशन फीस, जो वन टाइम पेमेंट होता है एडमिशन लेते हुए टाइम। उसके बाद चालू हो जाता है सेमिस्टर फीस। मैं दिखाता हूँ अभी सेमिस्टर फीस क्या है। सेमिस्टर फीस है फर्स्ट सेमिस्टर का फीस है इधर जो सेक्शन बी है 53,328। तो ये फर्स्ट सेमिस्टर। तो जब आपको पेमेंट करना होगा सीट बुकिंग के लिए, तो फर्स्ट सेमिस्टर प्लस एडमिशन फीस, मतलब 52,496 प्लस फर्स्ट सेमिस्टर 53,000, जो टोटल आता है 1,05,824। ये है टोटल अमाउंट जो जिसका डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, उधर जाके सीट मिलने पर आपको ये पेमेंट करना होगा।
जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर फी पेमेंट कर रहे हो एक साथ, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर फी पेमेंट करने का और ज़रूरत है नहीं। आपको बस 3 सेमेस्टर को देना है। एडमिशन लेने के बाद, नाइपर आने के बाद जब सेकंड सेमेस्टर आएगा तब सेकंड सेमेस्टर का देना है, जो कि सेम अमाउंट होगा ये वाला, ये। और फिर थर्ड सेमेस्टर भी सेम, और फोर्थ सेमेस्टर भी यही सेम। तो 53 53 53 3 सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर का फीस तो एक साथ दे रहे हो एडमिशन के टाइम पे विथ 52,000, जो कि 1,05,000 ये हो रहा है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट में मेंशन करना है, इतना अमाउंट, वर्ड्स में भी डिजिट में भी। अभी मैं दिखा देता हूँ एमबीए का। ये है एमबीए के लिए। तो एमबीए के लिए फीस थोड़ा ज़्यादा है। एमबीए के लिए कितना है? एडमिशन फीस जो है ना वो 52,496 वो सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। चेंजेस किस में है? चेंजेस है सेमिस्टर फीस में। सेमिस्टर फीस जो फर्स्ट सेमिस्टर फीस है वो होता है 1,26,000, जबकि एमफार्म के लिए 53,000 था। तो सेमिस्टर फीस तो पेमेंट करना होगा प्लस एडमिशन फीस, मतलब प्लस 52,000। तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है ए प्लस बी 1,78,756। ये नंबर आपको डिमांड ड्राफ्ट में लिखना होगा, वर्ड्स में भी डिजिट में भी। समझ गए हो? उसके बाद जैसा होता है नाइपर एडमिशन लेने के बाद, फिर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर सेम अमाउंट, जैसा सेमेस्टर की फीस होता है वैसे ही पेएबल फॉर सब्सिक्वेंट सेमेस्टर 1,26,260 सेम वैसा। इसके अंदर मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन मनी है वो रिफंड किया जाता है, मतलब एक बार जब डिग्री खत्म करोगे तो वो आपको वापस दे दिया जाएगा, जो है ये वाला है रिफंडेबल फीस 27,000। तो ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा वंस यू आर डन विथ योर डिग्री। और एस सी के लिए भी 27,000 और जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए भी 27,000 सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ये हो गया फीस। तो इतना अमाउंट आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो यही है जैसा इधर लिखा हुआ है, सीट विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड ड्राफ्ट, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर समझा दिया। होप आपको डाउट क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर कुछ डाउट है ज़रूर कमेंट में ड्रॉप योर कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर यू डेफिनेटली। और ये भी बता दूं कि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है कि रिगार्डिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नाइपर काउंसलिंग एंड ऑल, तो मैं ये सब पीडीएफ जो कुछ भी होता है डेटा सब मैं उधर भेजता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। So with this, thank you very much for today. I'll see you in the next time with another video. Thank you. Bye bye.